कोविड-19 की एक और वेव के बारे में बात हो रही है। हालांकि ना तो हुकूमत की तरफ से ना ही जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हिदायत लोगों को दी गई है कि आप मास्क पहने, ये करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, कोई चीज अभी नजर में नहीं आ रही है। लेकिन ये जो कोविड की वेव चाइना में आई है और चाइना में इस वक्त बताया यह जा रहा है, हालांकि चाइना से भी कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं, जिन वीडियोस में जो हिंदुस्तानी चाइना में रह रहे हैं वो हमसे गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आप अपने टेलीविजन चैनलों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इतना बवाल मत करिए, इतना बुरा हाल चाइना में नहीं है जितना आप लोग बता रहे हैं। लेकिन खबरदार रहना जरूरी है। कोविड-19 की जो नई वेव आई है और ये जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या अलग हैं और हमें कितना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर ज़हीम खान। ये एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट डिजीज के माहिर हैं और इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी का जो अस्पताल है वहां पर पोस्टेड हैं। ज़हीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो कोविड का नया वेरिएंट आया है, इसको लेकर अभी तक क्या जानकारी है? थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा कि आप बात करने आए। देखें, जो नया वेरिएंट आया है ये ओमिक्रॉन का ही एक सब टाइप आ रहा है, जैसे कि जो इसकी सीक्वेंसिंग हुई जो उसमें पता चल रहा है। तो ये जो नया वेरिएंट आया हुआ है, तो अभी तक जैसे इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो चाइना में था कि क्योंकि वहाँ पे बड़े सिवियर लॉकडाउन किए हुए थे, तो उसकी वजह से क्या था कि वहाँ पे एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ वो लोग नहीं गए हुए थे। वहाँ पे क्या चीज़ हो रही थी कि उनने कुछ एरियाज में अपनी वैक्सीनेशन भी रिलैक्स कर दी हुई थी, और साथ में क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके रखे थे कि लोगों को, आपने देखा, छोटे छोटे वो कैबिन्स में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। तो वो एक वहाँ पे एक इस तरह की बड़ी वेव नहीं आई थी कि जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ वो प्रोसीड करते। यहाँ पे हमारे वहाँ हम देख सकते हैं कि 3 बड़ी वेव्स आ चुकी हैं। आपने जो हमारी फर्स्ट वेव कोई 2020 में सितंबर अक्टूबर के अराउंड जो आई थी, सेकंड वेव हमारी जो 21 में हमारी अप्रैल मई के अराउंड आई थी, और थर्ड वेव हमारी 2022 में जैन के अराउंड आई थी। ये 3 हमारी बड़ी वेव्स आ चुकी हैं। फर्स्टली ये चीज़, सेकेंडली हमने ये देखा है कि हमारा वैक्सीनेशन का जो है वो स्टेटस बड़ा अच्छा है, क्योंकि कवरेज बहुत 90% के ऊपर मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुकी है। तो ये 2 जो सिनारियोज हैं, इससे हम कह सकते हैं हम चाइना से थोड़ा बेटर प्लेस्ड हैं इस वेव को टैकल करने में भी, और एक मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ वेव की वो सिवियरिटी ना रहे जो हमारे फर्स्ट और सेकंड वेव में देखा था। जैसे हमने थर्ड वेव में भी देखा, वैक्सीनेशन हमारी जब पूरी होने के बाद थर्ड वेव आई तो उसकी इंटेंसिटी बहुत माइल्ड थी। तो उसी तरह से एक्सपेक्टेड है कि इस वेव में भी अगर यहाँ पे वेव कोई आती है तो उसकी इंटेंसिटी भी माइल्ड होने के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं। आपने कहा आती है, मतलब आपको भी लग रहा है कि संभावना या पॉसिबिलिटी बहुत कम है? उसका रीजन ये है कि एक तो हमारा जो ओमिक्रॉन से ना ऑलरेडी जो वो हो चुका है कि हम उससे मतलब एक्सपोज हो चुके हैं अपनी थर्ड वेव में। सेकेंडली जो हमारी वैक्सीनेशन है वो बहुत जो है 90% से ऊपर कवरेज हम कर चुके हैं। तो इन रीजन से क्या है कि वेव के आने के चांसेस जो है कम है। लेकिन ये कि थोड़ा अगर नंबर्स वगैरह ऊपर राइज होते हैं तो हमें ये है कि कंप्लेसेंट नहीं होना है, लेकिन बिल्कुल पैनिक की सिचुएशन भी हम कर दें तो वो भी सही नहीं रहेगा। तो इन बिटवीन में हमें चलना चाहिए कि जो लोग हैं जिन्होंने अपने बूस्टर डोजेज नहीं लगवाए हुए हैं या जिनकी वैक्सीनेशन हुई नहीं है, कुछ अगर इक्का दुक्का ऐसे लोग बचे हैं, वो अपनी वैक्सीनेशन पूरी कर लें। जो बहुत आपके हाई रिस्क ग्रुप हैं, ठीक है, तो वो अपना जब बाहर क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं तो अपना मास्किंग वगैरह कर लें। तो इस तरह की चीज़ें, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ना जाए। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन अपनी पूरी करने की कोशिश करें। जैसे आपने कहा वैक्सीनेशन पूरी करने की कोशिश करें। अब एक और चीज, पिछले दिनों बहुत सारे अखबारों में अलग अलग तरीके से खबर आई, कहा गया साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं उन्होंने कहा जी अलग हैं, जबकि जो मेरी समझ है वो ये है कि कोविड का कोई भी वेरिएंट आए, साइंस एंड सिम्टम्स तो एक जैसे रहेंगे, या वाकई कुछ साइंस एंड सिम्टम्स इसमें अलग हैं? लेकिन सबसे पहले तो क्योंकि
हालांकि कोविड देखा गया है कि किसी भी ऑर्गन पे हमने देखा कि इफेक्ट कर सकता है, लेकिन बेसिकली तो एक रेस्पिरेटरी डिजीज ही, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही फैलती है, तो कोर इसका हमेशा यही रहेगा कि रेस्पिरेटरी डिजीज रहेगा। चेस्ट का इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी डिजीज का मतलब हो गया। तो मेनली तो ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज रहेगी। तो इसमें छोटे मोटे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो, अगर आपकी माइल्डर डिजीज होती जो मैक्सिमम 90% ओमिक्रॉन वेरिएंट में देखी जाती है, जिसमें आपका थोड़ा बहुत जुकाम होना, थोड़ी बहुत सोर थ्रोट होना 2-4 दिन के, जैसा आपका फ्लू रहता है वैसा रह सकता है, या आपकी इसमें ये हो सकती है आपकी ये अपना लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। वो आपके पेशेंट जो थोड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, अनवैक्सीनेटेड हों, जो पहले एक्सपोज ना हुए हों कोविड को, वैसे पेशेंट्स में क्या हो सकता है कि थोड़ा सा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ भी जा सकता है, जिसमें अगर ऑक्सीजन वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो उन पेशेंट्स को फिर हम आगे मेडिकेशंस पे डालते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं। तो तब तक ये कि हमें जो चीज़ देखने वाली है कि मेन हमेशा इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स रहेंगे। बाकी आपका जॉइंट में पेन्स, मसल्स में पेन, और उसके अलावा आपका डायरिया वगैरह होना, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी हर वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है। तो वो कोविड में भी उसकी पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन मेन हमेशा जो इसका मेन नेचर है ना कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, अब ये भी बताइएगा कि इस इन्फेक्शन में और फ्लू में, जो आपको फ्लू हो रहा है, जुकाम हो रहा है, उसमें और फर्क कैसे महसूस करेंगे आप कोविड और जुकाम के बीच में? मेनली आप ज़्यादा इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। जैसे आप अभी भी जो है, हम इन्फ्लुएंजा होता है हमारा, एक कोल्ड होता है, और हमारा ये कोविड है। जैसे इन्फ्लुएंजा और कोविड में आपको डिफ्रेंशिएट करना जो ना, आप बगैर माइक्रोबायोलॉजिकल जो टेस्ट है ना, बड़ा डिफिकल्ट है। सिम्टम्स लगभग इन्फ्लुएंजा और इसके कोविड के सेम रहेंगे। जो आपको फ्लू जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना, उसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। तो उसमें और इसमें क्या दोनों केस में बुखार भी होता है या बुखार स्पेसिफिक टू कोविड है? इन्फ्लुएंजा और इसमें कोविड दोनों में बुखार भी होगा। और इन्फ्लुएंजा आपका ना सीजन में, जो फ्लू का सीजन होता है उसमें ये बहुत कॉमन आता है। वो हमें देखो, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंजा से भी बहुत सारी हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो इसमें हम ये चीज़ है कि जो इन्फ्लुएंजा और कोविड में जब तक आप टेस्टिंग के बगैर ना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और बेसिक इनिशियल माइल्डर केसेस में ना मैनेजमेंट भी सेम रहती है। अब कोई ऐसा केस है कि जिसमें सिवियरिटी पकड़ लेता है, जिसमें नमूनिया वगैरह डेवलप हो जाता है, तो उसमें फिर हम ऑब्वियसली टेस्टिंग करके डिफ्रेंशिएट करना ही करना है हमें कि कोविड है या इन्फ्लुएंजा है। कोविड में हमने देखा कि सिवियर केसेस में स्टेरॉइड्स वगैरह ने इम्प्रूवमेंट दिखाता है। लेकिन कितना टाइम हो गया डॉक्टर साहब आपको लास्ट टाइम जब आपने किसी पेशेंट को कोविड के बाद स्टीरॉइड प्रेस्क्राइब किया था, और सेकेंड वेव के बाद कितनी बार आपको मौका मिला, कितने पेशेंट्स आपने देखे जो कोविड पॉजिटिव थे लेकिन बिना स्टीरॉइड के ही वो ठीक हो गए? देखो, क्योंकि मैं रेस्पिरेटरी केसेस से डील करता हूँ, तो हमें बीच में ऐसे केसेस आ जाते हैं इक्का दुक्का। लेकिन ये कि सेकंड वेव के बाद ना, इवन थर्ड वेव में भी वो केसेस जिनमें हमें हॉस्पिटलाइज करके स्टेरॉइड देना पड़े, वो केसेस बहुत कम हो गए। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा सेल्फ मेडिकेशन की जो प्रैक्टिस होती है ना, कि कोई चीज नेट पे पढ़ के स्टार्ट कर देनी खुद ही, लोग क्या होता है कि माइल्डर केसेस में भी खुद सेल्फ एडमिनिस्टर करना शुरू कर देते हैं स्टेरॉइड्स। पर ये कि स्टेरॉइड्स, एक्सरेज, HRCTs, ये सब चीजें ना आप डॉक्टर्स के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए, खुद में नहीं ये जाना चाहिए करने के लिए, कि आपके स्टेरॉइड्स के भी साइड इफेक्ट हैं। आप HRCT कराओगे तो उसकी रेडिएशन है, एक्सरेज कराओगे तो उनकी रेडिएशन है। तो ये सिर्फ सिवियर केसेस में ये चीजें लिमिट होनी चाहिए। और सेकेंड वेव के बाद सिवियर केसेस में, इवन थर्ड वेव में भी काफी कमी हुई थी, थर्ड वेव में सेकेंड वेव के कंपैरिजन में या फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में। तो अभी भी क्या है कि अब हमें ये डिजीज एक आ चुकी है, तो इसको अब हमें इसके साथ ही रहना है। तो इसको इसी बेसिस पे चलना है कि हमें ज्यादा पैनिक ही नहीं होना है। आपको हो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आपने पैनिक नहीं करना है। 99.99% केसेस जो हैं वो आपके सिवियरिटी नहीं होंगे, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। वो भी अगर आपने क्या कहते हैं वैक्सीनेशन करवाई हुई है। अगर टीका नहीं लगाया तो दिक्कत तो होगी। अगर वैक्सीनेशन आपने नहीं कराई है तो प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर अनवैक्सीनेटेड में भी
जरूरी नहीं है कि केसेस सिवियर ही होंगे। लेकिन इससे मैं एनकरेज नहीं कर रहा कि आप वैक्सीनेशन तो करवानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि हमने खास तौर में सेकेंड वेव में इस चीज को देख लिया है कि जो वैक्सीनेशन थी उसने, क्योंकि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत हो रही थी सेकेंड वेव में, पर वैक्सीनेटेड में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो रही थी। तो इसके रिजल्ट्स तो सामने हैं। अगर कोई रिजल्ट्स इतने सामने होने के बावजूद सेफ्टी के और इसकी क्या कहते हैं सिवियर डिजीज को प्रिवेंट करने के अगर कोई नहीं करवाता तो बेवकूफ़ी है। आप अगर वैक्सीनेट नहीं होते, किसी के अगर डोजेज अभी बचे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत कम होंगे वैसे तो, क्योंकि इतना कवरेज हुआ है, तो उनको करवा लेनी चाहिए ये, क्योंकि श्योर शॉट इसमें यह है कि आपके सिवियरिटी को काफी काफी गुना कम करता है। ये हमने खुद देखा है ये चीज। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए कोविड की थर्ड वेव में भी आए जिनमें रिपोर्ट किया उन लोगों ने जिन लोगों ने दोनों डोज लगवाए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सीवियर डिजीज का शिकार हुए और बाद में क्या कहते हैं बड़ी मुश्किल के साथ उन लोगों ने सर्वाइव किया। कुछ लोग तो वो भी थे जो जिन्होंने दोनों डोज लगवाई थी लेकिन उसके बावजूद उनकी मौत हो गई। नहीं, कोई भी प्रिवेंशन जो होती है ना, खास तौर पे अभी नेसेंट फेज में वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट, एक साल के अंदर अंदर अब हमारी जो साइंटिस्ट थे हमारे, जो हमारी गवर्नमेंट थी, इसने एक साल के अंदर अंदर वैक्सीन बनाई है। आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन्स भी है ना, सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन और मैच्योर होती जाती हैं। लेकिन ये चीज़ है कि अब इसके ऊपर एक ट्रायल्स हो चुके हैं कि सिवियर डिजीज को प्रिवेंट करती है कुछ तकरीबन 90% के लिए। अब हमेशा 10% केसेस ऐसे रहेंगे कि जिनमें वैक्सीनेशन के बावजूद भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एक जिस चीज के ऊपर ट्रायल हो चुका है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है चीज के वैक्सीनेशन प्रिवेंट कर रही है कोविड की, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंडिया में, तो हम उसको ना लगाएं। अगर आपको कोई चीज आपको 10% भी बूस्ट अप करती हो तो वो आप क्यों नहीं करोगे, मतलब उसमें, और आपको कोई हार्म नहीं कर रही है तो वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनके बची हुई है वैक्सीनेशन वो अपनी कंप्लीट कर ले, जिनकी कंप्लीट हुई है वो डेफिनेटली पैनिक के मोड में जाने की जरूरत नहीं है। वो काफी हद तक जो है सिवियर डिजीज से प्रिवेंट होंगे। बाकी ये कि इन्फेक्शन हो सकता है, कोविड का हो सकता है, छोटी वेव फिर से आ सकती है। प्रिपेयर्डनेस हमारी बार बार चेक करती है गवर्नमेंट भी कि हम प्रिपेयर्ड हैं, हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैनिक मेरे हिसाब से करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपने कहा पैनिक, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बहुत और इंपॉर्टेंट सवाल है पोस्ट कोविड। बहुत सारे लोग जो कोविड पॉजिटिव हुए उसके बाद वो नेगेटिव हो गए, ठीक ठाक, कोई दिक्कत उस समय नहीं हुई, बिल्कुल माइल्ड सा इन्फेक्शन था, माइल्ड से इन्फेक्शन से निकल कर आ गए। लेकिन पोस्ट कोविड मान लीजिए किसी को गेस्ट्राइटिस था वो एक्यूट हो गया, किसी को कोई और दिक्कत थी वो एक्यूट हो गई, और ये सब चीजें लोग अब रिपोर्ट करने लगे हैं। क्या ये स्ट्रेस के कारण सब कुछ हो रहा है या वाकई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस एक सच्चाई है जिसको हमको मान के चलना होगा, और जब भी हमें लगे कि कोविड की वेव आने वाली है मास्क पहनकर और अपने आप को सैनिटाइज करते रहना चाहिए? देखिए, पोस्ट कोविड जो है, इसके ऊपर लॉन्ग कोविड, पोस्ट कोविड जो चीजें हैं, इसके ऊपर भी अब रिसर्च आ गया कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ सेट परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो परसिस्ट की हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए परसिस्ट की हैं। तो इससे भी मेरे हिसाब से कि ये आपने दिल में बिठा लेना कि नहीं मुझे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो गया, अगर कोविड हो गया है तो ये भी गलत है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, हम उनको और स्टडी कर रहे हैं, तब तक हम उनको सिम्टोमेटिक बेसिस पे ट्रीट भी कर रहे हैं, जब तक हमें और इसके ऊपर रिसर्च आता है कि किस किस तरह की हो सकती है और उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हमारे पास आती हैं। हम सिम्टोमेटिक बेसिस पे उसको तब तक के लिए ट्रीट भी कर रहे हैं। और ये है कि बहुत, ये भी नहीं कि एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स हैं कि जिनमें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही है, कुछ परसेंटेज में हो रही हैं और टैकलेबल चीजें। अगर आपके ठीक है कोई चीज इंसोम्निया डेवलप कर रहे हैं, कोई पेशेंट जो है वो जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी थी वेव में, वो अब ब्रेथलेसनेस डेवलप कर रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है, कुछ में फाइब्रोसिस परसिस्ट कर रहा है, पर ये सब चीजें भी हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि आपका कोई एक दफा कोविड हो गया तो आपको सारा पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ सेट परसेंटेज में होती हैं और टैकलेबल चीजें हैं वो भी, और उस पर और रिसर्च हो रहा है। जैसे और हमें लाइट, इस चीजों पर लाइट आती जाएगी तो हम और बेटर इनको टैकल करेंगे जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करता आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने डॉक्टर ज़हीम खान को सुन लिया। एक तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि
कोविड की वेव का जहां तक ताल्लुक है, अभी डॉक्टर्स का भी इसको लेकर मुतजाद नजरिया है। वो ये कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन वेव आएगी उसकी संभावना बड़ी कम है, क्योंकि यहां पर लोग, एक तो हर्ड इम्यूनिटी, उसके बाद लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। इन तमाम चीजों के बावजूद अपने घर के बुजुर्गों को जो कोमॉर्बिड हैं, जिन्हें और बाकी तकलीफें हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, या बाकी किसी किडनी के मरीज हैं, लंग्स के मरीज हैं, उन सभी लोगों को एहतियात अभी भी बरतने की जरूरत है। और दूसरा सबसे अहम, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 एक सच्चाई है, इसको मानकर हमें, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बना है। यही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे हम फ्लू को ट्रीट करते हैं, वैसे ही अब कोविड के साथ भी हमको लड़ाई लड़नी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग एहतियात बरतें, और एहतियात बरतने के साथ साथ में इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, उनका पूरा पूरा ख्याल रखें। और जब भी आपको लगता है कि आपको फ्लू है, जुकाम है, बुखार है, तो मेहरबानी करके अपने बुजुर्गों से दूर रहें।